वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 6 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल श्रेष्ठ स्कीम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो सबसे पहले तो आप इस बात को स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसके लिए कुछ एरियाज टारगेट किए जाएंगे जहां पर ये रेसिडेंशियल स्कूल्स वर्क करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाई क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करनी है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक प्री कंडीशन और है कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट होने चाहिए। अब यहां पे उनके लिए केवल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब केवल इतने से बात बनेगी नहीं। ये जो पॉवर्टी वाली कंडीशन है इसको भी इसमें इंपोज किया गया है, और अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो उन्हें सीबीएसई एफिलिएटेड रिप्यूटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशंस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरिटोरियस हो, ये कैसे पता चलेगा? एक एंट्रेंस टेस्ट ले लेंगे। पुअर हो, इसका एक पैरामीटर है, और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, ये तो स्पेसिफाई हो जाता है। तो देखिए, अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं क्लास 8th और 10th, तो वो एलिजिबल हैं इस किसी भी एकेडमिक ईयर में। तो वो इस जो इसका एग्जाम होगा उसको देकर श्रेष्ठ स्कूल्स में जा सकते हैं। केवल वही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो। ये है पॉवर्टी का पैरामीटर। इससे कम होगी तभी वो इसमें खुद को जाके एनरोल कर पाएंगे या इसका एग्जाम दे पाएंगे। एडमिशन के लिए एक टेस्ट होगा जिसको नाम दिया गया है नेट्स। फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाएगी क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए। जो बच्चे सक्सेसफुल होंगे उनकी ई काउंसलिंग प्रोसेस के बाद देश में जहां भी वो चाहते हैं अपने एकेडमिक कैपेसिटी के बेसिस पे कि वो एनरोल होना चाहते हैं श्रेष्ठ स्कूल्स में, वो हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस हैं लेकिन पुअर हैं, इसकी वजह से हायर क्वालिटी एजुकेशन नहीं अवेल कर पाते बिकॉज उनकी स्कूलिंग वीक रह जाती है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टर्की के बारे में है। टर्की, जिसे आप पहले टर्की के नाम से जानते थे, टर्की का नाम अब टर्की होगा, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव कर दिया है। पिछले साल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो अपने देश का नाम बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नाम है टर्की, ये उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो अब टर्की का नाम हो गया। टर्किश पेनिनसुला जो है वो 4 ओर से 4 सी से घिरा हुआ है। इसके साउथ में आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे देखिए। वेस्ट में मिल जाएगा एजियन सी। ये जो एशियन रीजन है और ये जो यूरोपियन रीजन है, इसके बीच में आपको सी ऑफ मरमरा मिलेगा, और नॉर्थ में मिलेगा ब्लैक सी। इसे ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो यूरोपियन और एशियन लैंड मास है उसके बीच में सी ऑफ मरमरा है। साउथ में मेडिटेरेनियन, वेस्ट में एजियन और नॉर्थ में ब्लैक सी। टर्की का कुछ हिस्सा एशिया में जबकि कुछ यूरोप में चला जाता है। कैपिटल है अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा। ये तो फंडामेंटल्स हो गए टर्की के बारे में। क्या इसके पहले भी कुछ देशों ने अपने नाम बदले हैं? बिल्कुल बदले हैं। नीदरलैंड्स, जिसका पहले नाम हॉलैंड हुआ करता था, उन्होंने अपना नाम बदल के नीदरलैंड रख लिया। मैसिडोनिया का नाम बदलकर नॉर्थ मैसिडोनिया रख दिया गया, जो उनका ग्रीस के साथ डिस्प्यूट चल रहा था उसके बैकड्रॉप में। 1935 में पर्शिया ने अपना नाम बदला और रख दिया ईरान। जो आज का ईरान है वो पहले पर्शिया हुआ करता था। वर्तमान का जो थाईलैंड है वो पहले सियाम हुआ करता था, और जो वर्तमान का जिम्बाब्वे है वो पहले रोडेशिया हुआ करता था। तो ये नाम बदले गए हैं, आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डायरेक्ट किया है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे देश में, उनके चारों ओर 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो इको सेंसिटिव जोन होगा, और ये कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है कि इसे रखना ही होगा। तो क्या होता है इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया होता है। लाइक आपने ये नेशनल पार्क बना दिया है, यहाँ पर आपने कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे ना कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही हैं इसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको कुछ एरिया तो इसके चारों ओर छोड़ना पड़ेगा ताकि एक बफर जोन क्रिएट हो जाए और यहाँ जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसका प्रभाव इस प्रोटेक्टेड एरिया में ना पड़े। तो इको सेंसिटिव जोन वो एरियाज होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करता है। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के चारों ओर ये कुछ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, एक बफर जोन की तरह काम करते हैं, जहां पर एक्टिविटीज उतनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती जितनी कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन फिर भी उन्हें रेगुलेट तो किया जाता है। फर्दर ये ट्रांजिशन जोन बन जाता है
हाई प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में और ऐसा एरिया जहां पर लेसर प्रोटेक्शन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में तो इको सेंसिटिव जोन इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इको सेंसिटिव जोन वैसे किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर 10 किलोमीटर तक बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि जो एरिया है उसके बाद का भी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है तो इसे थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर का तो हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंश्योर करने के लिए कहा। उन्होंने गाइडलाइन में ये बोला कि 1 किलोमीटर तक रहेगा। मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है सेफ्टी जोन को लेकर कि कितना बनाना है। इस बातचीत के दौरान ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई बफर जोन होगा ही नहीं या कोई इको सेंसिटिव जोन होगा ही नहीं। जब तक आप बातचीत चल रही है कि कितना इको सेंसिटिव जोन बनाना है, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो 1 किलोमीटर वाला फॉर्मूला है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, 1 किलोमीटर तो कम से कम रहेगा। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का एरिया है वहां पे माइनिंग को परमिट नहीं किया जाएगा। फॉर द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड होम सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं वो इस जजमेंट के कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। 2012 में प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर बायोमास वहां के लोकल पीपल जो हैं, लोग हैं, उनको कलेक्ट करने को अलाउ नहीं किया जाता। सो दैट इज नेशनल पार्क, यहां पे अलाउड नहीं है। तो इस नेचर के प्रश्न आते हैं, हर बार ही आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सारा स्क्रीन के बारे में है। गुजरात के विलेजर्स ने एक एकड़ के लैंड को या फील्ड को या खेत को आर्टिफिशियल वेटलैंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो सारा स्क्रीन के एक जोड़े ने जो अंडे ले किए हैं उन्हें बचा सकें। उनके खेत में सारा स्क्रीन ने 2 अंडे लेकर दिए और वो नहीं चाहते थे कि ये अंडे खराब हो जाएं बिकॉज वो उसमें खेती करने लग जाएं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस खेत को एक वेटलैंड की तरह बना देंगे और ये देखेंगे कि ये जो अंडे हैं इनमें से जो सारस के बच्चे हैं वो निकल आए। तो वो उसमें पानी भरते रहते हैं और देखभाल करते रहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा जीव ना आ जाए, जंगली या दूसरा कोई जीव जो उन अंडों को नुकसान पहुँचाए। तो इस तरीके से कंजर्वेशन का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जहाँ पर विलेजर्स सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं इस जो जीव है जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बचे हैं उनके प्रति। सारा स्क्रीन जिन्हें एंटीगोन कहा जाता है, ये नॉन माइग्रेटरी क्रेन है। काफ़ी बड़ा पक्षी है लेकिन माइग्रेट नहीं करता है। ये जो साउथ एशिया का ओपन वेटलैंड है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो सीजनल वेटलैंड बनते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो वेटलैंड वाला एरिया है जहाँ पे यूकेलिप्टस खूब सारे हों वहाँ पर भी ये क्रेन पाया जाता है। फर्दर देखिए, ये टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब काफ़ी ऊंचा होता है और उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग भी सबसे बड़ा बर्ड है बट वो उड़ नहीं पाता है। ये जब खड़े हो जाएं तो इनकी लंबाई आपको 152 से 156 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी और अपने विंग स्पैन के साथ तो ये 240 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं। फर्दर आप इन्हें बाकी क्रेन से इस लिहाज से अलग कर पाएंगे कि इनके बॉडी का पूरा कलर ऑलमोस्ट ग्रे होता है और इनके सिर का जो हिस्सा होता है या गर्दन का वो लाल कलर का होता है। आप इस इमेज में देखिए, ये हिस्सा देखिए आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है इनके लिए। शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के। IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। अब ये कंडीशन आप देख लीजिए कि उन्हें खेतों में अपने अंडे ले करने पड़ रहे हैं, इन्हें नेचुरल वेटलैंड नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इनका जो हैबिटेट है वो खत्म हुआ है जिसकी वजह से इन्हें नुकसान हो भी रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ने अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी इन इवेंट ऑर्गेनाइज बाई, इस पूरे इवेंट को नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसी दौरान एक पोस्टर रिलीज किया गया है जो उनके 306वें जो शहीदी दिवस है उसके पहले ही रिलीज किया गया। 9 जून को उनका शहीदी दिवस होता है। बंदा सिंह बहादुर, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव हुआ करता था, जिनका जीवन काल 1670 से 1716 के बीच में रहा, ये एक सिख वॉरियर थे, सिख खालसा आर्मी के कमांडर भी थे। महज 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब ये एक हिंदू सेंट बनना चाहते थे, एक साधु बनना चाहते थे, जहाँ पर इन्होंने अपना नाम रखा माधो दास इन्होंने नाम लिया खुद के लिए। और नांदेड़ में इन्होंने एक मॉनेस्ट्री भी स्टैब्लिश की गोदावरी नदी के किनारे। 1708 में इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुई, जहाँ पर वो उनके शिष्य बन गए और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें नाम दिया बंदा बहादुर। इन्होंने जो खांदा है सोनीपत में, वहाँ पे फाइटिंग फोर्सेस को इकट्ठा किया गुरु गोविंद सिंह जी के बाद और मुगल एम्पायर्स के साथ एक बैटल छेड़ दी। इनका पहला मेजर एक्शन रहा जब उन्होंने 1709 में जो समाना पटियाला का जो एरिया है वहाँ पर, उस समय ये समाना की लोकेशन थी, उस पर जो मुगल प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करती थी उस समय, उस पर अटैक करके उसे कैप्चर किया। फर्दर उन्होंने खालसा रूल को पंजाब में स्ट्रेंथन किया और जो भी एरिया खालसा रूल में आया वहाँ पे जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए किसानों को जो खेत की जुताई किया करते थे, जो खेतों पे काम किया करते थे।
बंदा सिंह जी को मुगल्स ने कैप्चर कर लिया। 1715-16 के बीच में मुगल्स ने उन्हें काफ़ी लंबे समय तक टॉर्चर किया और बाद में उन्हें जान से मार दिया। इस तरीके से वो शहीद हो गए। मेमोरियल की बात करते हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल, ये छापर चीरी में है, मोहाली में, जहाँ पे जो एक बैटल हुई थी छापर चीरी की, उस बैटल को पोर्ट्रे किया गया है, जिसको लीड किया था मुगल्स की ओर से वजीर खान ने। मई 1710 का ये पूरा वॉर था या बैटल थी। इस डिसिसिव विक्ट्री के बाद जो सिख रूल है वो लाहौर से दिल्ली के बीच में स्प्रेड कर गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुनीत सागर अभियान के बारे में है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी ने लॉन्च किया है पुनीत सागर अभियान। एनसीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो समंदर के किनारे हैं, बीच का एरिया है, सी शोर है, वहाँ पे सफाई की जाए, जो प्लास्टिक या वेस्ट है उसको क्लीन किया जाए, लोगों को अवेयर भी किया जाए कि समंदर के किनारे के एरिया को पोल्यूट ना किया जाए। इसके माध्यम से जो स्वच्छ भारत का एक ऑब्जेक्टिव है हम उसे अटेन कर पाएंगे। एनसीसी की बात करते हैं तो इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था एच.एन. कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन 1946 में दी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलेजेस के समय से ही इन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और आर्म फोर्सेस की फंक्शनिंग को भी समझाया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिबन वीड के बारे में है। रिबन वीड ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिसे अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे। ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये जो प्लांट है काइंड ऑफ सी ग्रास है, जिसे यहाँ पे शार्क बे में खोजा गया है। शार्क बे का जो एरिया है वेस्टर्न कोस्ट पे, वहीं पर इस ग्रास को खोजा गया है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है लेकिन अभी तक खोजा नहीं गया था। कितना आयरॉनिकल है ना, मतलब इतना बड़ा प्लांट है, ये इतना बड़ा प्लांट है कि 180 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 4500 सालों से यही है। मतलब इसका जो ओरिजिन है बताया जा रहा है कि ये इंडस के समय पे रहा होगा, 4500 साल पहले ये ओरिजिनेट हो गया होगा, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं था। अब ये कैसे हुआ? हमें यह लगता था कि ये एक मिडो है, यानी कि घास का मैदान है जहां पर खूब सारी ग्रासेस हैं। हमें यह नहीं पता था कि ये 180 किलोमीटर में फैला हुआ एक ही ग्रास है, बस इसकी ये अलग अलग शाखाएं हैं। तो जमीन के नीचे इसके रूट्स फैले हुए हैं और उन्हीं रूट्स पर ये जो इसके जो तने हैं या ग्रासेस जो हैं वो निकले हुए हैं। हमें यह लगता था ये पूरा मिडो है, घास का मैदान है जहां खूब सारी सी ग्रासेस हैं। अभी समझ में आया कि ये सी ग्रासेस है ही नहीं, मतलब बहुत सारी नहीं है, ये तो एक ही है। रिसर्चर्स रिसर्च करने गए, अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए, सब जगह सेम ही मिला। तब उन्हें उत्सुकता हुई, तब पता चला कि ये तो एक ही ग्रास है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाकी प्लांट्स की तुलना में 2 गुने होते हैं। ये 35 सेंटीमीटर पर ईयर के बेसिस पे बढ़ता रहता है और 20,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जैसे इसकी लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो इसकी लेंथ जो है वो 180 किलोमीटर में है। मतलब आप मुंबई से पुणे तक इस पूरी ग्रास को फैला दो, ये एक ही पेड़ है या एक ही पौधा है, यू कैन से। यहाँ पर देखिए 20,000 हेक्टेयर में ये पूरा फैला हुआ है। अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है रिबन वीड, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे एक क्लोनल कॉलोनी आती है क्वेकिंग एस्पेन ट्री की, जो ऊता में है, अमेरिका में। ये 43.6 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। ये ऐसे एक कॉलोनी टाइप होती है पेड़ों की, इस तरीके से ये एक ही होते हैं, मतलब इनके रूट्स कनेक्टेड होते हैं और ये बहुत बड़े एरिया में फैले रहते हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ा प्लांट है या पेड़ है वो कौन सा है? दैट इज ग्रेट बनियान ट्री, जो कि हावड़ा के बोटेनिकल गार्डन में है। 1.41 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये कुछ ऐसा है, एक दफ़ा मुझे यहाँ जाने का मौका मिला था तो काफ़ी बढ़िया है। आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बनियान पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो लटकती हैं, ज़मीन को पकड़ने के बाद वो एक रूट की तरह वर्क करने लगती हैं, जो उस पेड़ को स्टेबिलिटी दे देते हैं। यही कारण है कि बनियान ट्री बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप यहाँ जा भी सकते हो, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देख भी सकते हो, फिर विश टू गो, अगर कभी जाने का मौका मिले तो। हमारा जो रिवीजन वाला पार्ट है, इसमें पहला स्टेटमेंट है श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। शुद्ध रूप से गलत है ये। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो पहला तो गलत हो गया। सारा स्क्रीन शेड्यूल 4 में है 1972 के चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के, ये तो सही है। टर्कई या टर्की, अब तो मतलब टर्कई हो गया है, टर्की हो गया है, टर्की पहले नाम था। ये गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी के बीच में है, गलत है। हमने इसके चारों ओर की जो वाटर बॉडीज़ थी उनके बारे में चर्चा की थी और देखा भी था। अगर आप चाहो तो फिर से गो थ्रू कर सकते हो। साउथ में मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ में ब्लैक सी, वेस्ट में एजियन सी और यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा। तो ये तो बात गलत हो गई, ये जो स्टेटमेंट में दी गई है। 4th वन इज इको सेंसिटिव जोन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 मेंशन करता है इको सेंसिटिव जोन के बारे में, गलत है। यहाँ पे ऐसा कोई शब्द मेंशन नहीं किया गया है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। पीडीएफ मिल जाएगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।